Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is our 7th lecture about law of tort, and in this lecture inshallah we will try our level best to understand the difference between tort and contract. It is our 7th lecture, and in this lecture we will learn that what are the differences between tort and contract. आज हम इस लेक्चर में ये समझेंगे, और ये अक्सर और बेशतर जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये टॉर्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है। तो इस फ़र्क को, और ये जो क्वेश्चन, इस पे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम एंड आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो कभी कभार जो है ये जो है हमें जो दोनों डिफरेंसेस है, जैसे कि टॉर्ट और क्राइम और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों भी आ सकते हैं पेपर में। और कभी कभार जो है सिर्फ ये टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का जो है ये डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो आज ही हम इस डिफरेंस को समझेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इन टॉर्ट ड्यूटी इज ऑलवेज इम्पोज्ड बाय लॉ। पहला डिफरेंस को समझिए भाई, इन टॉर्ट ड्यूटी इज ऑलवेज इम्पोज्ड बाय लॉ। टॉर्ट में जो है जो ड्यूटी है, ठीक है, वो इम्पोज किया जाता है लॉ की तरफ से, यानी कि द लॉ हैज़ इम्पोज्ड अ ड्यूटी ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू बी केयरफुल, ठीक है। हम पे जो कानून ने एक ड्यूटी है, हम ड्यूटी बाउंड है कि हमें जो है केयरफुल होना चाहिए। और अगर हम केयरलेस हो गए और किसी दूसरे शख्स के राइट को हम वायलेट कर दें तो क्या हो जाएगा, डैमेजेस देने पड़ेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिहाजा ये ड्यूटी जो है ये कानून की तरफ से है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी केयरफुल। तो ये ड्यूटी यहाँ पर हम जो है वो कानून लॉ की तरफ से ही इम्पोज किया जाता है। यहाँ पर क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी इज ऑलवेज इम्पोज्ड बाय पार्टीज। यहाँ पे जो है ड्यूटी जो है वो पार्टी आपस में बैठ के एक दूसरे पर जो है वो ड्यूटी आयद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। बी से कहा कि मैं आपको अपना घर दूंगा, और बी ने कहा कि भाई मैं इसके बदले में आपको कंसिडरेशन दूंगा, मतलब समझ लेते हैं कि 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये ए पे ड्यूटी बन गई है, बी ने ये ड्यूटी ए पे लगाई है कि भाई आप उसको जो है ए अपना घर बी को देगा, और ये ए ने बी, ये ए का राइट है, और बी की जो यहाँ पर ड्यूटी बनती है वो ये है कि बी जो है ए को 5,000 रुपये देंगे, ठीक है। जो कंसिडरेशन है 5,000 वो देगा। यहाँ पर बी का राइट है और ए का क्या है, ड्यूटी है। बी का क्या राइट है कि ए इसको घर देगा, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा जो हम देखेंगे, ए का यहाँ पर राइट बनता है और बी की यहाँ पे जो है ये ड्यूटी बन जाती है कि बी इसको 5,000 रुपये देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक दूसरे पर जो है पार्टी जो है एक दूसरे पर जो है वो ड्यूटी इम्पोज कर देती है। इम्पोज्ड अपॉन एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ड्यूटी, यहाँ पर ड्यूटी ही की बात हो रही है, ठीक है। द ड्यूटी इज इम्पोज्ड अपॉन एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो ड्यूटी है वो मुआशरे में जो भी फ़र्द होगा उस फ़र्द पर यकसा ड्यूटी जो है वो लॉ जो है वो इम्पोज कर देती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लॉ हैज़ इम्पोज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी होगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू आस्क परमिशन बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रेमिसेस ऑफ अदर पर्सन। यानी कि लॉ ने ड्यूटी हम पे इम्पोज की है। ये ड्यूटी सिर्फ मुझ पे इम्पोज नहीं की है भाई, ये ड्यूटी तमाम जितने मुआशरे के जितने भी अफराद है सब पे इम्पोज है कि वो पहले परमिशन ले, उसके बाद किसी की प्रॉपर्टी में इंटर हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ड्यूटी इज इम्पोज्ड अपॉन पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपना घर जो है वो दे दिया है, ठीक है। ए की जो ड्यूटी थी वो ए ने फुलफिल करके अपना घर दे दिया। अब बी की जो ड्यूटी है कि 5,000 रुपये दे ए को, बी नहीं दे रहा, ठीक है।
तो ये ड्यूटी जो है ये क्या है, बी पर ही सिर्फ इम्पोज होगा कि भाई मुझे 5,000 रुपए दो, या 5,000 रुपए बी ने दे दिए, ए अब घर जो है वो घर का जो पोजेशन है वो नहीं दे रहा, या घर की जो ओनरशिप है वो नहीं दे रहा, तो ये जो बी है, बी जब अपना राइट क्लेम करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ए के खिलाफ करेगा। भाई ये ए की ड्यूटी है कि वो घर उसको दे, ना कि वो सी के पास नहीं जाएगा कि भाई सी आप अपना घर मुझे दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर पर्सन पर जो है ड्यूटी इंपोज होती है। यहाँ पर राइट इन रिम होता है, राइट इन रिम, राइट इन रिम मतलब, और यहाँ पर जो है हमारे पास राइट इन पर्सनम है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल पे, या चलो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं राइट इन द रिम और राइट इन पर्सनम को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे हमें यह बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है भाई, ठीक है। ए बी को हॉर्स, चलो यार हाउस कर देते हैं, वही हाउस, मतलब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको अपना घर दूंगा, और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उसको जो है मतलब कंसिडरेशन में 5,000 रुपये देगा, ठीक है। अब ये जो राइट है ये पर्सनम है। अगर ए इसको अपना घर ना दें, ठीक है, तो बी का जो राइट है कि उससे घर ले लें, वो सिर्फ और सिर्फ ए के खिलाफ ही है, यानी कि राइट इन पर्सनम का राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। अब ए अगर उसको घर नहीं दे रहा, अलबत्ता वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, और ये बी का राइट होगा कि ए से जो है घर वसूल कर दें, ना कि वो किसी और बंदे के पास जाए कि भाई आप मुझे, वही एग्जाम्पल है कि भाई आप मुझे अपना घर दें। तो इट इज कॉल्ड राइट इन पर्सनम, द राइट विच इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना। अगर ए ब्रीच कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट, तो बी जो है ए के खिलाफ सूट फाइल करेगा, ठीक है। तो ये है राइट इन पर्सनम। फॉर एग्जाम्पल, ए ने घर दे दिया और बी ने जो है 5,000, ए ने अपना घर दे दिया और बी ने जो है ए को 5,000 रुपए दे दिए भाई, ठीक है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, फुलफिल हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ, अब जो बी के पास जो घर आया, ये जो हाउस आया, ये बी का राइट है, राइट इन रिम बन गया, यानी कि ये बी का राइट बन गया अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि कोई भी शख्स बी से उसके कंसेंट के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, कोई भी शख्स बी से ये जो हाउस है, ये जो घर है, वो नहीं ले सकता। अगर बी उसको सेल आउट करना चाहे तो कर सकता है, अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकता है, मगर कोई शख्स बी के कंसेंट के बगैर जो है ये जो घर है ये बी से नहीं ले सकता। लिहाजा इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। टॉर्ट में क्या होता है कि टॉर्ट में डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड। डैमेजेस जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं। अनलिक्विडेटेड, पहले भी मैंने आपको जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस किसे कहते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि द डैमेजेस आर नॉट फिक्स्ड। डैमेजेस जो है वो फिक्स नहीं है भाई, और कोर्ट जो है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फिक्स द डैमेजेस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी सिचुएशन, और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी केस। फॉर एग्जाम्पल डिफामेटरी का केस अगर आया,
ठीक है, किसी ने दूसरे बंदे को डिफेम करने की कोशिश की और झूठ से जो है एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि सच ना हो, तो उस सिचुएशन में अगर हम देखें कि वो अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन है तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है उसके लिए अलग डैमेजेस फिक्स करेंगे। और अगर वो हाईली प्रोफाउंड पर्सनालिटी है, फॉर एग्जांपल जो हाईली प्रोफाउंड पर्सनालिटी हो जैसे कि वज़ीर आज़म हो गए या कोई ऐसे अदाकार हो गए, ठीक है, बहुत ही हाईली प्रोफाउंड पर्सनालिटी है, तो उसके लिए अलग डैमेजेस होते हैं। तो इसी तरीके से जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और ये डैमेजेस फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। अब यहाँ पे ये लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं भाई, जितना लॉस हुआ उतने ही आपको डैमेजेस मिलेंगे, जितना लॉस हुआ उतने ही आपको डैमेजेस मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस आर लिक्विडेटेड। मजीद हम अभी एक पॉइंट है उसमें हम मजीद इसको और भी समझेंगे। अच्छा, वही बात अनकोडिफाइड है, अनकोडिफाइड है। टॉर्ट जो है इट इज एन अनकोडिफाइड लॉ, ठीक है। अगर ये कोडिफाइड होता तो यहां पर मैं लिखता कि टॉर्ट एक्ट लिख लेता और ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट लिख लेता, मगर ये अभी तक जो है पार्लियामेंट से पास नहीं है, लिहाजा इट इज अनकोडिफाइड। जैसे हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है हमारे पास, वो हमारे पास जो है कोडिफाइड फॉर्म में है, लिहाजा ये हमारे पास अनकोडिफाइड फॉर्म में है। तो टॉर्ट का जो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये कोडिफाइड में, ये क्या है, कोडिफाइड है। इसमें सेक्शन टू सेक्शन हमें बताया गया है। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसका कंसेंट ना हो, ठीक है। विदाउट कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं कि भाई इट इज़ सेक्शन का अगर हवाला देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं कि सेक्शन जी, ये कैमरा जो है वो बैटरी लो डाउन हो गई थी जिसकी वजह से कैमरा बंद हो गया था। तो हम यहाँ पे थे कोडिफाइड और अनकोडिफाइड के बारे में मैं बता रहा था कि जो अनकोडिफाइड है, ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये हमारे पास अनकोडिफाइड फॉर्म में, यानी कि ये इसका कुछ स्पेसिफिक हमारे पास जो है एक्ट मौजूद नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एज ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। और जब भी हम इस टॉर्ट का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम रेफरेंस दे किसी भी जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं हमारे, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अशबे वर्सेस वाइट का, या जो दीगर और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने बताया था कि ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस जो था। तो इसी तरह हम जो है रेफरेंस देते हैं डिफरेंट केसेस के, ताकि हम जब दूसरे बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर राइट वायलेट हुआ है, तो हम जो है वो रेफरेंस दे देते हैं किसके, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनके जो है हम रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पास कोडिफाइड फॉर्म में है। जैसे कि हम हमारे पास जो एक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोडिफाइड फॉर्म में जिसमें हमें सेक्शन टू सेक्शन जो है हर एक बात बताई गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में जो है कंसेंट लाजमी है, दोनों पार्टी जो है उन दोनों की रजामंदी लाजमी है। तो अगर मैं रेफरेंस देना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि भाई कि जो आप सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ये बात मिलेगी कि जो है कंसेंट लाजमी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए जो कंसेंट है वो लाजमी होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट पे क्या है कि इफ राइट इज इन्फ्रिंज्ड डैमेजेस आर अवॉर्डेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द विक्टिम हैज सफर्ड और नॉट। यानी कि जब भी टॉर्ट में अगर हम देखें, जब भी आपका राइट वायलेट हो जाए, ठीक है, जब भी आपका लीगल राइट वायलेट हो जाए, तो हम इस चीज़ पर नहीं जाएंगे कि यार आपका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, आपको कुछ नुकसान हुआ है, आपको किस चीज़ का नुकसान हुआ है, पैसों का नुकसान हुआ है, आपको जो है सर्विस का नुकसान हुआ है, आपको जो है आराम व सुकून आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है, आपको नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई राइट वायलेट हुआ है तो डेफिनेटली इसको नुकसान भी हुआ है,
डैमेजेस देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो दो मैगजीम बताए थे, इंजूरिया सैन डेमनो एंड डेमनम सैन इंजूरिया, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। अगर हुआ है इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, लीगल राइट की वायलेशन हुई है तो हम डैमेजेस देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि हमने ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था डेमनम सैन इंजूरिया मैगजीम समझते हुए, जब हमने एक केस का रेफरेंस दिया था तो उसमें यह था कि जो स्टूडेंट थे वो ट्रांसफ़र्ड हो गए दूसरे नए स्कूल में, तो स्कूल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन उसका जो राइट था वो वायलेट नहीं हुआ था, बल्कि जो डिफेंडेंट था उसने अपना एक राइट एक्सरसाइज किया था, जो कि राइट टू एक्सरसाइज बिजनेस, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो लिहाजा उनको जो है कोई जो है वो कंपेंसेशन नहीं दिया गया था। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना एक्चुअल डैमेजेस आर अवॉर्डेड, एक्चुअल डैमेजेस आर अवॉर्डेड। एक्चुअल डैमेजेस आर अवॉर्डेड को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा भाई, ठीक है। बी ने कहा कि मैं आपको मोबाइल के कंसिडरेशन में मैं आपको दूंगा 10,000 रुपये, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ए ने कहा कि भाई मैं आपको अपना मोबाइल नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो बी ने वही मोबाइल जो है वो मार्केट से ख़रीद लिया, मगर बी ने जब ख़रीदा मार्केट से तो बी ने कहा था कि मैं आपको मतलब 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। और मार्केट से जो बी ने ख़रीदा वो ख़रीदा 14,000 का, 14,000 का जो है वो मार्केट से 14,000 का जो है मार्केट से बी ने ख़रीदा था, जबकि ए के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 10,000 का हुआ था। तो लिहाजा बी को 4,000 का नुकसान हुआ भाई। तो ये एक्चुअल डैमेज है। ए जो है बी को 4,000 रुपये देगा, ठीक है, हर हाल में देगा। अगर नहीं देगा तो वो बी के पास राइट है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट में जो है सूट फाइल करे कि भाई मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये हमारे पास ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और इसने बताया था कि मैं आपको अपना मोबाइल या जो भी है, घर हो जो भी हो, मैं आपको अपना मोबाइल जो है यही मोबाइल जो है मैं आपको दूंगा इतने का, और इसने नहीं दिया। लिहाजा मैंने वही चीज़ जो मार्केट से ख़रीदी और मार्केट में जब मैंने ख़रीदी तो मुझे इतने रुपए का नुकसान हुआ, तो लिहाजा मुझे अपने पैसे जो है वो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 7 पॉइंट को समझना लाजमी है। ये 7th पॉइंट है आपका कि विदाउट कंसेंट टॉर्ट जब भी कमिट होता है उसमें जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनका कोई कंसेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा तो कभी ये कंसेंट होगा ही नहीं कि कोई शख्स जो है मेरे ख़िलाफ़ डिफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दे, ठीक है, या कोई शख्स जो है वो मेरे घर में दाखिल हो विदाउट एनी परमिशन के बग़ैर वो दाखिल हो जाएं, तो इसमें कंसेंट नहीं होता, ठीक है। और जबकि इस्टेब्लिश विद कंसेंट, ये जो है इस्टेब्लिश्ड विद कंसेंट, यानी कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट particularly under section 14 of the Contract Act 1872, हर टाइप और जो हर किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए कंसेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कंसेंट मस्ट है। अगर कंसेंट नहीं हुआ तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, कोर्शन में चला जाएगा। तो हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन से बचने के लिए, ना हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस था ना हमने इस पर कोई कोर्शन की है, लिहाजा उसके लिए कंसेंट जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। और यहाँ पर कंसेंट नहीं, टॉर्ट के केसेस में कंसेंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी आपके ख़िलाफ़ क्लेम कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रॉपर्टी में विदाउट माय परमिशन दाखिल हुए या आपने मेरे ख़िलाफ़ जो है डिफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दिए, तो मेरा कंसेंट नहीं था ना कि आप जो है वो, अगर मैंने इजाज़त दे दी कि आप आइए हमारे घर आइए और आप आ गए और फिर बाद में मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो सूट फाइल करूं, तो वो कहेंगे कि भाई आपने तो कंसेंट दे दिया था, आपने तो कहा था कि भाई आ जाओ, आपने इसको कहा था कि भाई पब्लिश कर दो मेरे ख़िलाफ़ डिफामेटरी स्टेटमेंट, कुछ मकसद था आपका। तो इसी चीज़ से बचने के लिए तो है ये कंसेंट इसमें नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट जो है मस्ट है, ठीक है। तो अभी तक
यही है टॉट का, और ये हमारा 7th लेक्चर था। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टॉट ऑफ नेग्लिजेंस, एंड हम कोशिश करेंगे कि टॉट ऑफ नेग्लिजेंस को जो है वो एक ही लेक्चर में कवर कर दें, या शायद 2 भी हो सकते हैं। तो अब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।